नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित उनकी कहानी जीवन का शाप। कावस जी ने पत्र निकाला और यश कमाने लगे। शाहपुर जी ने रुई की दलाली शुरू की और धन कमाने लगे। कमाई दोनों ही कर रहे थे, पर शाहपुर जी प्रसन्न थे, कावस जी विरक्त। शाहपुर जी को धन के साथ सम्मान और यश अपने आप मिलता था। कावस जी को यश के साथ धन दूरबीन से देखने पर भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए शाहपुर जी के जीवन में शांति थी, सौहृदयता थी, आशीर्वाद था, क्रीड़ा थी। कावस जी के जीवन में अशांति थी, कटुता थी, निराशा थी, उदासीनता थी। धन को तुच्छ समझने की वो बहुत चेष्टा करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को कैसे झुठला देते। शाहपुर जी के घर में विराजने वाले सौजन्य और शांति के सामने उन्हें अपने घर के कलह और फूहड़पन से घृणा होती थी। मृदुभाषिणी मिसेज शाहपुर के सामने उन्हें अपनी गुलशन बानू संकीर्णता और ईर्ष्या का अवतार जिससे लगती थी। शाहपुर जी के घर में आते तो श्री भाई मृदु हास से उनका स्वागत करती। वो खुद दिन भर थके मांदे घर आते तो गुलशन अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाती और उनको खूब फटकारे बताते, खूब डांटती। तुम भी अपने को आदमी कहते हो, मैं तो तुम्हें बैल समझती हूँ। बैल बड़ा मेहनती है, गरीब है, संतोषी है, माना, लेकिन उसे शादी करने का क्या हक था। कावस जी से 1,00,000 बार यह प्रश्न किया जा चुका है कि जब उन्हें अखबार निकालकर अपनी जिंदगी बर्बाद ही करनी थी तो शादी क्यों की, क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जब तुम्हारे घर में रोटियां नहीं थी तो मुझे क्यों लाए। इस प्रश्न का जवाब देने की शक्ति कावस जी में नहीं थी। उन्हें कुछ सोचता ही नहीं था। वे सचमुच अपनी गलती पर पछताते थे। एक बार बहुत तंग आकर उन्होंने कहा, अच्छा भाई, अब तो जो होना था वो हो चुका, लेकिन मैं तुम्हें बांध कर तो रखा नहीं हूं। तुम्हें जो पुरुष ज्यादा सुखी रख सके उसके साथ जाकर रहो। और क्या कहूं, आमदनी नहीं बढ़ती है तो मैं क्या करूं। क्या चाहती हो, जान दे दूं। इस पर गुलशन में उनके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐठे और गालों पर 2-2 तमाचे लगाए और पैनी आंखों से काटती हुई बोली, अच्छा अब चोट संभालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए लाज नहीं आती। हयादार होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। उस दूसरे पुरुष के महल में आग लगा दूंगी, उसका मुंह झुलस दूंगी। तब से बेचारे कावस जी के पास इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं रहा। कहां तो ये असंतोष और विद्रोह की ज्वाला, और कहां वो मधुरता और भद्रता की देवी श्री जो कावस जी को देखते ही फूल की तरह खिल उठती है, मीठी मीठी बातें करती है, चाय मुरब्बे और फूलों से सत्कार करती है और अक्सर उन्हें अपनी कार से घर पहुंचा देती है। कावस जी ने कभी मन में इसे स्वीकार करने का साहस नहीं किया, मगर उनके हृदय में यह लालसा छिपी हुई थी कि गुलशन की जगह श्री होती तो उनका जीवन कितना गुलजार होता। कभी कभी गुलशन की कटुक्तियों से वो इतने दुखी हो जाते कि यमराज का आवाहन करते। घर उनके लिए कैद खाने से कम जानलेवा नहीं था। उन्हें जब अवसर मिलता सीधे श्री के घर जाकर अपने दिल की जलन बुझाते। एक दिन कावस जी सवेरे गुलशन से झल्लाकर शाहपुर जी के टेरेस में पहुंचे तो देखा श्री बानू की आंखें लाल है, चेहरा भभराया हुआ है, जैसे रोकर उठी हो। कावस जी ने चिंतित होकर पूछा, क्या जी, मन कैसा है आपका, बुखार तो नहीं आ गया। श्री ने दर्द भरी आंखों से देखकर रोनी आवाज से कहा, नहीं बुखार तो नहीं है, कम से कम देह का बुखार तो नहीं है। कावस जी इस पहेली का कुछ मतलब नहीं समझे। श्री ने एक क्षण मौन रहकर फिर कहा, मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ मिस्टर कावस जी, आपसे क्या छिपाऊं, मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूं। मैंने अब तक हृदय की आग हृदय में रखी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब उसे बाहर नहीं निकालूं तो मेरी हड्डियां तक जल जाएंगी। इस वक्त 8 बजे हैं, लेकिन मेरे रंगीले पिया का कहीं पता नहीं। रात को खाना खाकर एक दोस्त से मिलने का बहाना करके घर से निकले थे और अभी तक लौट कर नहीं आए। ये आज कोई नई बात नहीं है।
इधर कई महीनों से इनकी रोज की आदत है। मैंने आज तक आपसे कभी अपना दर्द नहीं कहा, मगर उस समय भी जब मैं हंस हंस कर आपसे बातें करती थी मेरी आत्मा रोती थी। कावस जी ने निष्कपट भाव से कहा, तुमने पूछा नहीं कि कहाँ रह जाते हो? श्री ने कहा, पूछने से क्या लोग अपने दिल की बात बता दिया करते हैं। कावस जी ने कहा, तुमसे तो उन्हें कोई भेद नहीं रखना चाहिए। श्री बोली, घर में जी नहीं लगे तो आदमी क्या करे? कावस जी ने कहा, मुझे तो ये सुनकर हैरत हो रही है। तुम जैसी देवी जिस घर में हो वो घर तो स्वर्ग है। शाहपुर जी को तो अपना भाग्य सराहना करनी चाहिए। श्री ने कहा, आपका ये भाव तभी तक है जब तक आपके पास पैसे नहीं है। आज तुम्हें कहीं से 2-4 लाख रुपए मिल जाएं तो तुम ऐसे नहीं रहोगे, तुम्हारे ही भाव बदल जाएंगे। यही पैसे का सबसे बड़ा अभिशाप है। ऊपरी सुख शांति के नीचे कितनी आग है ये तो उसी वक्त खुलता है जब ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो समझते हैं कि रुपयों पैसे से धन से घर भर कर उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कर दिया जो उनका कर्तव्य था, और अब मुझे असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। ये नहीं जानते कि ऐश आराम के सामान उस मिश्रित तहखानों में गड़े हुए पदार्थों की तरह हैं जो मरे हुए लोगों की भोग के लिए रखे जाते थे। कावस जी आज एक नई बात सुन रहे थे। उन्हें अब तक जीवन का जो अनुभव हुआ था वो ये था कि स्त्रियां अंतःकरण से विलासिनी होती हैं। उस पर लाख प्राण वारो, उनके लिए मर ही क्यों न मिटो, लेकिन सब व्यर्थ है। वो केवल खरहरा नहीं चाहती, उससे कहीं ज्यादा दाना और घास चाहती हैं। लेकिन एक ये देवी है जो विलास की चीजों को तुच्छ समझती हैं और केवल मीठे स्नेह और सहवास से प्रसन्न रहना चाहती हैं। उनके मन में गुदगुदी सी उठी। मिसेस शाहपुर ने फिर कहा, उनका ये व्यापार मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है मिस्टर कावस जी। मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला उठ रही है और मैं धर्मशास्त्र और मर्यादा इन सभी चीजों का आश्रय लेकर भी त्राण नहीं पा रही। मन को समझाती हूं कि क्या संसार में लाखों विधवाएं नहीं पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी तरह चित्त नहीं शांत होता। मुझे विश्वास आता है कि वो मुझे मैदान में आने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मैंने अब तक उनकी चुनौती ली नहीं है, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर चढ़ गया है और मैं किसी तिनके का सहारा ढूंढे बिना नहीं रह सकती। वो जो चाहते हैं वो हो जाएगा। आपके मित्र हैं, आपसे बन पड़े तो उनको समझाइए। मैं इस मर्यादा की बेड़ी को अब और नहीं पहन सकूंगी। मिस्टर कावस जी मन में भावी सुख का एक स्वर्ग बनाए जा रहे थे। बोले, हाँ, मैं अवश्य समझाऊंगा, ये तो मेरा धर्म है। लेकिन मुझे आशा नहीं कि मेरे समझाने का उन पर कोई असर हो। मैं तो दरिद्र हूं, मेरे समझाने का उनकी दृष्टि में मूल्य ही क्या है? मिसेस शाहपुर ने कहा, यूं वो मेरे ऊपर कृपा रखते हैं बस। उनकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। कावस जी बोले, तुमने इतने दिनों बर्दाश्त किया, यही आश्चर्य है। कोई दूसरी औरत एक दिन नहीं सहती। शेरी ने कहा, थोड़ी बहुत तो यह आदत सभी पुरुषों में होती है, लेकिन ऐसे पुरुषों की स्त्रियां भी वैसी ही होती हैं, कर्म से नहीं मन से ही सही। मैंने तो सदैव इनको अपना इष्ट देव समझा था। कावस जी बोले, लेकिन जब पुरुष इसका अर्थ ही नहीं समझे तो क्या हो? मुझे भय है वो मन में कुछ और न सोच रहे हो। श्री ने कहा, और क्या सोच सकते हैं? कावस जी बोले, आप अनुमान कर सकती हैं। श्री ने कहा, अच्छा वो बात, मगर मेरा अपराध? कावस जी बोले, शेर और मेमने वाली कहानी आपने नहीं सुनी? मिसेस शाहपुर एकाएक चुप हो गई। सामने से शाहपुर जी की कार आती दिखाई दी। उन्होंने कावस जी को ताकीद की और विनय भरी आंखों से देखा और दूसरे द्वार के कमरे से निकलकर अंदर चली गई। मिस्टर शाहपुर लाल आंखें किए कार से उतरे और मुस्कुराकर कावस जी से हाथ मिलाया। स्त्री की आंखें भी लाल थी, पति की आंखें भी लाल, एक की रुदन से, दूसरी रात की खुमारी से। शाहपुर जी ने हैट उतारकर खूंटी पर लटकाते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं रात को एक दोस्त के घर सो गया था। दावत थी, खाने में देर हुई तो मैंने सोचा अब कौन घर जाए। कावस जी ने व्यंग्य मुस्कान के साथ कहा, किसके यहाँ दावत थी? मेरे रिपोर्टर ने तो कोई खबर नहीं दी, जरा मुझे नोट करा दीजिए। उन्होंने जेब से नोटबुक निकाली।
शाहपुर जी ने सतर्क होकर कहा, अरे ऐसी कोई बड़ी दावत नहीं थी कि 2-4 मित्रों का प्रीतिभोज जैसा था। काबस जी ने कहा, फिर भी समाचार तो जानना चाहिए। जिस प्रीतिभोज में आप जैसे प्रतिष्ठित लोग शरीक हों वो साधारण बात नहीं हो सकती। क्या नाम है मेजबान साहब का? शाहपुर जी ने कहा, आप चौंकेंगे तो नहीं? अरे बताइए तो। मिस गौहर। मिस गौहर? शाहपुर जी ने कहा, जी हाँ। आप चौंके क्यों? क्या आप इसे तस्लीम नहीं करते कि दिन भर रुपए आने पाए से सिर मारने के बाद मुझे कुछ मनोरंजन करने का भी अधिकार है, नहीं तो जीवन भार हो जाए? काबस जी ने कहा, मैं इसे नहीं मानता। शाहपुर जी ने पूछा, क्यों? काबस जी ने कहा, इसलिए कि मैं इस मनोरंजन को अपनी ब्याहता स्त्री के प्रति अन्याय समझता हूं। शाहपुर जी नकली हंसी हंसे, है यही दकियानूसी बात। आपको मालूम होना चाहिए आज का समय ऐसा कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। काबस जी ने कहा, और मेरा ख्याल है कि कम से कम इस विषय में आज का समाज एक पीढ़ी पहले के समाज से कहीं अधिक परिष्कृत है। अब देवियों का यह अधिकार स्वीकार किया जाने लगा है। यानी देवियां पुरुषों पर हुकूमत कर सकती हैं? ऐसी कर सकती हैं जैसे पुरुष देवियों पर हुकूमत कर सकते हैं। शाहपुर जी ने कहा, मैं इसे नहीं मानता। पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं है, स्त्री पुरुष की मोहताज है। काबस जी ने कहा, आपका आशय तो यही है कि स्त्री अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर अवलंबित है। शाहपुर जी ने कहा, अगर आप इन शब्दों में कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर अधिकार की बागडोर जैसे राजनीति में वैसे ही समाज नीति में धनबल के हाथ में रही है और रहेगी। काबस जी ने कहा, अगर दैवयोग से पैसे कमाने का काम स्त्री कर रही हो और घर का मर्द कोई काम न मिलने के कारण घर पर बैठा है तो स्त्री को अधिकार हो जाएगा कि वो अपना मनोरंजन जिस तरह चाहे करे। शाहपुर जी ने कहा, मैं स्त्री को अधिकार नहीं दे सकता। काबस जी ने पूछा, ये तो आपका न्याय है? शाहपुर जी बोले, बिल्कुल नहीं। स्त्री पर प्रकृति ने ऐसे बंधन लगा दिए हैं कि वो जितना भी चाहे पुरुष की भांति स्वच्छंद नहीं रह सकती और न पशुबल में पुरुष का मुकाबला कर सकती है। हाँ, गृहिणी का पद त्याग कर या अप्राकृतिक जीवन का आश्रय लेकर वो सब कुछ कर सकती है। काबस जी ने कहा, आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो आप प्राकृतिक जीवन का आश्रय ले? शाहपुर जी ने कहा, मैं ऐसे समय की कल्पना ही नहीं कर सकता जब पुरुषों का आधिपत्य स्वीकार करने वाला औरतों का काल पड़ जाए। कानून और सभ्यता मैं नहीं जानता। पुरुषों ने स्त्रियों पर हमेशा राज किया है और करेंगे। सहसा काबस जी ने पहलू बदला। इतनी थोड़ी ही देर में वो अच्छे खासे कूटनीति चतुर हो गए थे। शाहपुर जी को प्रशंसा सूचक आंखों से देखकर बोले, तो हम और आप दोनों एक विचार के हैं। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं भी स्त्री को गृहिणी, माता और स्वामिनी सब कुछ मानने को तैयार हूं, पर उसे स्वच्छंद नहीं देख सकता। अगर कोई स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है तो उसके लिए मेरे घर में स्थान नहीं है। अभी मिसेज शाहपुर की बातें सुनकर दंग रह गया। मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी कि कोई नारी मन में इतने विद्रोहात्मक भावों को स्थान दे सकती है। मिस्टर शाहपुर की गर्दन की नसें तन गई, नथुने फूल गए। कुर्सी से उठकर बोले, अच्छा तो अब श्री ने ये ढंग निकाला। मैं अभी उनसे पूछता हूं, आपके सामने पूछता हूं, अभी फैसला कर डालूंगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। बेवफा औरत, जिसके हृदय में जरा भी संवेदना नहीं, जो मेरे जीवन में जरा सा आनंद भी नहीं सह सकती, वो चाहती है कि मैं उसके आंचल से बंध कर घूमूं। शाहपुर से ये आशा रखती है। अभागन, भूल जाती है कि आज मैं आंखों से इशारा कर दूं तो 101 शीरियां मेरी उपासना करने लगे। जी हाँ, मेरे इशारों पर नाचे। मैंने इसके लिए जो कुछ किया बहुत कम पुरुष किसी स्त्री के लिए करते हैं। मैंने उन्हें ख्याल आ गया कि वो जरूरत से ज्यादा बह के जा रहे हैं। शीरी की प्रेममय सेवाएं याद आई। रुक कर बोले, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भी वो समझ से काम ले सकती है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं ये भी जानता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा जो कर सकती है वो शिकायत है। इससे आगे बढ़ने की हिमाकत वो नहीं कर सकती। औरतों को मना लेना बहुत मुश्किल नहीं है, कम से कम मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। काबस जी ने खंडन किया है, लेकिन मेरा तजुर्बा तो कुछ और कहता है। शाहपुर जी बोले, हो सकता है, मेरे पास तो लक्ष्मी का आशीर्वाद है और आपके पास सिर्फ बातें हैं। काबस जी बोले, जब मन में विद्रोह का भाव जिम गए तो लक्ष्मी के टाले भी नहीं टल सकते।
शाहपुर जी ने विचारपूर्ण भाव से कहा, आप शायद ठीक कहते हैं। कई दिनों के बाद काबस जी की शीरी से पार्क में मुलाकात हुई। वो इसी अवसर की खोज में थे। उसका स्वर्ग तैयार हो चुका था, केवल शीरी को प्रतिष्ठित करने की कसर थी। उस शुभ दिन की कल्पना में वो पागल से हो रहे थे। गुलशन को उन्होंने उसके मैके भेज दिया था। भेज क्या दिया था, वो रूठ कर चली गई थी। जब शीरी उनकी दरिद्रता का स्वागत कर रही है तो गुलशन की खुशामद क्यों की जाए? लपक कर शीरी से हाथ मिलाया और बोले, आप खूब मिली, मैं आज आने वाला था। शीरी ने गिला करते हुए कहा, आपकी राह देखते देखते आंखें थक गई। आप भी जवानी हमदर्दी ही करना जानते हैं। आपको क्या खबर हुई? इन कई दिनों में मेरी आंखों से कितने आंसू बहे हैं। काबा जी ने शीरी बानो की उत्कंठापूर्ण मुद्रा देखी, जो बहुमूल्य रेशमी साड़ी की आप से और भी दमक उठी थी, और उसका हृदय अंदर से बैठता हुआ जान पड़ा। उस छात्र जैसी दशा हुई जो आज अंतिम परीक्षा पास कर चुका हो और जीवन का प्रश्न उसके सामने अपने भयंकर रूप में खड़ा हो। काश वो कुछ दिन और परीक्षाओं की भूल भुलैया में जीवन के स्वप्नों का आनंद ले सकता। उस स्वप्न के सामने यह सत्य कितना डरावना था। अभी तक काबस जी ने मधुमक्खी का शहद ही चखा था। इस समय वो उनके मुख पर मंडरा रही थी और वो डर रहे थे कि डंक न मार दे। दबी हुई आवाज से बोले, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैंने तो शाहपुर को बहुत समझाया था। शीरी ने उनका हाथ पकड़कर एक बेंच पर बिठा दिया और बोली, उन पर अब समझाने बुझाने का कोई असर नहीं होगा, और मुझे ही क्या गरज पड़ी है कि मैं उनके पांव सहलाती रहूं। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि अब उस घर में लौट कर नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें अदालत में जलील होने का शौक है तो मुझ पर दावा करें, मैं तैयार हूं। मैं जिसके साथ नहीं रहना चाहती उसके साथ रहने के लिए ईश्वर भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। अदालत क्या कर सकती है? अगर तुम मुझे आश्रय दे सकते हो तो मैं तुम्हारी बन कर रहूंगी, तब तक तुम मेरे पास रहोगे। अगर तुम में इतना आत्मबल नहीं है तो मेरे लिए दूसरे द्वार खुल जाएंगे। अब साफ साफ बतलाओ, क्या वो सारी सहानुभूति जबानी थी? काबस जी ने कलेजा मजबूत करके कहा, नहीं नहीं शीरी, खुदा जानता है मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है। शीरी ने कहा, मगर गुलशन का क्या करोगे? काबस जी बोले, उसे मैं तलाक दे दूंगा। शीरी ने कहा, हाँ यही मैं चाहती हूं, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी अभी इसी दम। शाहपुर से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। काबस जी को अपने दिल में कंपन का अनुभव हुआ। बोले, लेकिन अभी तो वहां कोई तैयारी नहीं है। शीरी ने कहा, मेरे लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं, तुम सब कुछ हो। टैक्सी ले लो, मैं इसी वक्त चलूंगी। काबस जी टैक्सी को खोजने पार्क से बाहर निकले। वो एकांत में विचार करने के लिए थोड़ा सा समय चाहते थे और इस बहाने से उन्हें समय मिल गया। उन पर अब जवानी का नशा नहीं था जो विवेक की आंखों पर छाकर बहुधा हमें गड्ढे में गिरा देता था। अगर कुछ नशा था तो अब तक हिरन हो चुका था। वो किस फंदे में गला डाल रहे हैं ये खूब समझते थे। शाहपुर जी उन्हें मिट्टी में मिला देने के लिए पूरा जोर लगाएंगे ये भी उन्हें मालूम था। गुलशन उन्हें सारी दुनिया में बदनाम कर देगी ये भी वो जानते थे। ये सब विपत्तियां झेलने के लिए वो तैयार थे। शाहपुर की जबान बंद करने के लिए उनके पास काफी दलीलें थी। गुलशन को भी स्त्री समाज में अपमानित करने का उनके पास काफी मसाला था। डर तो ये था कि शीरी का ये प्रेम टिक सकेगा या नहीं। अभी तक शीरी ने केवल उसके सौजन्य का परिचय पाया है, केवल उनकी न्याय, सत्य और उदारता से भरी बातें सुनी है। इसी क्षेत्र में शाहपुर जी से उन्होंने बाजी मारी है, लेकिन उनके सौजन्य और उनकी प्रतिभा का जादू उनके बेसरो सामान घर में कुछ ही दिन रहेगा, इसमें उन्हें संदेह था। हलवे की जगह चुपड़ी रोटियां भी मिले तो आदमी सब्र कर सकता है, रूखी भी मिल जाए तो ये संतोष कर लेगा, लेकिन सूखी घास सामने देखकर तो ऋषि मुनि भी जामे से बाहर हो जाएंगे। शीरी उनसे प्रेम करती है, लेकिन प्रेम के त्याग की भी तो सीमा है। 2-4 दिन भावुकता के उन्माद में यह सब्र कर ले, लेकिन भावुकता कोई टिकाए चीज नहीं है। वास्तविकता के आघातों के सामने यह भावुकता कै दिन टिकेगी? उस परिस्थिति की कल्पना करके काबस जी कांप उठे। अब तक वो रनिवास में रही हैं। अब उसे खपरेल का कॉटेज मिलेगा जिसकी फर्श पर कालीन की जगह टाट भी नहीं है। कहां वर्दीपोश नौकरों की पलटन, कहां एक बुढ़िया मामा की संदिग्ध सेवाएं जो बात बात पर भुनभुनाती है, धमकाती है, कोसती है।
उनका आधा वेतन तो संगीत सिखाने वाला मास्टर ही खा जाएगा, और शाहपुर जी ने कहीं ज्यादा कमीनेपन से काम लिया तो उनको बदमाशों से पिटवा भी सकता है। पिटने से वो नहीं डरते, ये तो उनका फतह होगा। लेकिन सीरी की भोग लालसा पर कैसे विजय पाए? बुढ़िया मामा जब मुंह लटकाए आकर उसके सामने रोटियां और सालन परोस देगी, तब सीरी के मुंह पर कैसी विदग्ध विरक्ति छा जाएगी। कहीं वो खड़ी होकर उनको और अपनी किस्मत को न कोसने लगे। नहीं तो अभाव की पूर्ति सौजन्य से नहीं हो सकती। सीरी का वो रूप कितना विकराल होगा। सहसा एक कार सामने से आती दिखाई दी। काबस जी ने देखा शाहपुर जी बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ उठाकर कार को रुकवा लिया और पीछे दौड़ते हुए जाकर शाहपुर जी से बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे यूं ही जरा घूमने निकला था, शिरू बानू पार्क में है, उन्हें भी लेते जाइए। अरे वो मुझसे लड़कर आई है कि अब इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। और आप सैर करने जा रहे हैं? शाहपुर जी ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं मैं बैठ कर रोऊं? काबस जी ने कहा, अरे वो बहुत रो रही हैं। सच में? हाँ बहुत रो रही हैं। शाहपुर जी ने कहा, तो शायद उनकी बुद्धि जाग रही है। काबस जी बोले, तुम इसे मना लो अभी, तो वो खुशी खुशी तुम्हारे साथ चली जाएं। शाहपुर जी ने कहा, मैं तो परीक्षा करना चाहता हूं कि वो बिना मनाए मानती हैं या नहीं। काबस जी बोले, अरे मैं बड़े असमंजस में पड़ा हुआ हूं, मुझ पर दया करो, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं। शाहपुर जी ने कहा, जीवन में जो थोड़ा आनंद है उसे मनावन के नाटक में नहीं छोड़ना चाहता। कार चल पड़ी और काबस जी कर्तव्य भ्रष्ट से वहीं खड़े रह गए। देर हो गई थी। सोचा कहीं सीरी ये न समझ ले कि मैंने भी उनके साथ दगा की, लेकिन जाऊं भी तो क्यों कर। अपने संपादकीय कुटीर में उस देवी को प्रतिष्ठित करने की कल्पना ही उन्हें हास्यास्पद लगी। वहां के लिए तो गुलशन ही उपयुक्त है। उड़ती है, कठोर बातें कहती है, रोती है, लेकिन वक्त से भोजन तो देती है। फटे हुए कपड़ों को रफू तो कर देती है। कोई मेहमान आ जाता है तो कितने प्रसन्न मुख से उसका आदर सत्कार करती है, मानो उसके मन में आनंद ही आनंद है। कोई छोटी सी चीज भी दे दो तो कितना फूल उठती है। थोड़ी सी तारीफ करके उससे चाहे गुलामी करवा लो। अब उन्हें जरा जरा बात पर झुंझला पड़ना, उसकी सीधी सी बातों का टेढ़ा जवाब देना विकल करने लगा। उस दिन उसने यही तो कहा था कि उसकी छोटी बहन के सालगिरह पर कोई उपहार भेजना चाहिए। इसमें बरसने की कौन सी बात थी? माना वो अपना संपादकीय नोट लिख रहे थे, लेकिन उनके लिए संपादकीय नोट जितना महत्व रखता है, क्या गुलशन के लिए उपहार भेजना उतना ही या उससे ज्यादा महत्व नहीं रखता? बेशक उनके पास उस समय रुपए नहीं थे, तो क्या वो मीठे शब्दों में ये नहीं कह सकते थे कि डार्लिंग मुझे खेद है, अभी हाथ खाली है, 2-4 रोज में मैं कोई प्रबंध कर दूंगा। ये जवाब सुनकर वो चुप हो जाती, और अगर कुछ भुनभुना ही लेती तो उनका बिगड़ क्या जाता। अपनी टिप्पणियों में वो कितनी शिष्टता का व्यवहार करते हैं। कलम जरा भी गर्म पड़ जाए तो गर्दन नापी जाए। गुलशन पर वो क्यों बिगड़ जाते हैं? इसलिए कि वो उसके अधीन है और उन्हें रूठ जाने के सिवा कोई दंड नहीं दे सकती। कितनी नीच कायरता है कि हम सबलों के सामने दुम हिलाएं और जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर रही हैं उसे काटने दौड़े। सहसा एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया और सामने आते ही उस पर से एक स्त्री उतरकर उनकी ओर चली। अरे ये तो गुलशन है। उन्होंने आतुरता से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोले, तुम इस वक्त यहां कैसे आई? मैं तो अभी तुम्हारा ही ख्याल कर रहा था। गुलशन ने गदगद कंठ से कहा, तुम्हारे ही पास जा रही थी। शाम को बरामदे में बैठी तुम्हारा लेख पढ़ रही थी। न जाने कब झपकी आ गई और मैंने एक बुरा सपना देखा। मारे डर के मेरी नींद खुल गई और तुमसे मिलने चल पड़ी। इस वक्त यहां कैसे खड़े हो? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? रास्ते भर मेरा कलेजा धड़क रहा था। काबस जी ने आश्वासन देते हुए कहा, अरे मैं तो बहुत अच्छी तरह हूं। तुमने क्या सपना देखा? मैंने देखा जिसे तुमने एक रमणी को कुछ कहा है और वो तुम्हें बांधकर घसीटे लिए जा रही है। काबस जी बोले, कितना बेहुदा स्वप्न है और तुम्हें इस पर भरोसा भी हो गया। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि स्वप्न केवल चिंतित मन की कीड़ा है। गुलशन ने कहा, तुम मुझसे छिपा रहे हो, कोई ना कोई बात हुई है जरूर। तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। अच्छा तुम इस वक्त यहां क्यों खड़े हो? ये तो तुम्हारे पढ़ने का समय है। काबस जी बोले, अरे जरा घूमने आया था। झूठ बोलते हो, खा जाओ मेरे सर की कसम। अब तुम्हें एतबार ही ना आए तो मैं क्या करूं? कसम क्यों नहीं खाते? अरे कसम को मैं झूठ का अनुमोदन समझता हूं। गुलशन ने फिर उनके मुख पर तीव्र दृष्टि डाली, फिर एक क्षण के बाद बोली, अच्छी बात है, चलो घर चलो। काबस जी ने मुस्कुराकर कहा, फिर से लड़ाई करोगी? अरे सरकार से लड़कर भी तुम सरकार की अमलदारी में रहते हो कि नहीं? मैं भी तुमसे लड़ूंगी मगर तुम्हारे साथ रहूंगी। हम इसे कब मानते हैं कि यह सरकार की अमलदारी है?
गुलशन ने कहा, ये तो मुंह से कहते हो, तुम्हारा रोआ रोआ ऐसे स्वीकार करता है, नहीं तो तुम इस वक्त जेल में होते। अरे अच्छा चलो मैं थोड़ी देर में आता हूं। गुलशन ने कहा, मैं अकेली नहीं जाने की, आखिर सुनू तो तुम यहां कर क्या रहे हो। कावस जी ने बहुत कोशिश की कि गुलशन वहां से किसी तरह चली जाएं, लेकिन वो जितना ही इस पर जोर देते थे उतना ही गुलशन का आग्रह भी बढ़ता जाता था। आखिर मजबूर होकर कावस जी को शीरी और शाहपुर को झगड़े का वृत्तांत कहना ही पड़ा। यद्यपि इस नाटक में उनका अपना जो भाग था उसे उन्होंने बड़ी होशियारी से छिपा देने की चेष्टा की। गुलशन ने विचार करके कहा, तो तुम्हें भी ये सनक सवार हुई। कावस जी ने तुरंत प्रतिवाद किया, कैसी सनक, मैंने क्या किया। अब ये तो इंसानियत नहीं है कि एक मित्र की स्त्री मेरी सहायता मांगे और मैं बगले झांकने लगूं। गुलशन बोली, झूठ बोलने के लिए बड़ी अकल की जरूरत होती है प्यारे, और वो तुम में नहीं है, समझे। चुपके से जाकर शीरी बानू को सलाम करो और कहो कि आराम से अपने घर में बैठे। सुख कभी संपूर्ण नहीं मिलता, विधि इतना घोर पक्षपात नहीं कर सकता। गुलाब में कांटे होते ही हैं। अगर सुख भोगना हो तो उसे उसके दोषों के साथ भोगना पड़ेगा। अभी विज्ञान ने कोई उपाय नहीं निकाला कि हम सुख के कांटों को अलग कर सकें। मुफ्त का माल उड़ाने वालों को अय्याशी के सिवा और क्या सूझेगा। अगर धन सारी दुनिया का विलास न मोल लेना चाहे तो वो धन ही कैसा। शीरी के लिए भी क्या वे द्वार नहीं खुले हैं जो शाहपुर जी के लिए खुले। उससे कहो कि शाहपुर के घर में रहे, उसके धन को भोगे और भूल जाए कि वो शाहपुर की स्त्री है, उसी तरह जैसे शाहपुर भूल गया है कि वो शीरी का पति है। जलना और कुढ़ना छोड़कर विलास का आनंद लुटे। उसका धन एक से एक रूपवान विद्वान नवयुवकों को खींच लाएगा। तुमने ही एक बार मुझसे कहा था कि एक जमाने में फ्रांस में धनवान विलासिनी महिलाओं का समाज पर आधिपत्य था। उनके पति सब कुछ देखते थे और मुंह खोलने का साहस नहीं करते थे। और मुंह क्या खोलते, वे खुद इसी धुन में मस्त थे। ये धन का प्रसाद है, तुमसे न बने तो चलो मैं शीरी को समझा दो। अय्याश मर्द की स्त्री अगर अय्याश न हो तो ये उसकी कायरता है, लतखोरपन है। कावस जी ने चकित होकर कहा, लेकिन तुम भी तो धन के उपासक हो। गुलशन ने शर्मिंदा होकर कहा, यही तो जीवन का शाप है। हम उसी चीज पर लपकते हैं जिसमें हमारा अमंगल है, सत्यानाश है। मैं बहुत दिन पापा के इलाके में रही हूं। चारों तरफ किसान और मजदूर रहते थे। बेचारे दिन भर पसीना बहाते थे, शाम को घर जाते। अय्याशी और बदनामी का कहीं नाम न था। और यहाँ शहर में देखती हूं कि सभी घरों में यही रोना है। सब के सब हथकंडों से पैसे कमाते हैं और अस्वाभाविक जीवन बिताते हैं। आज तुम्हें कहीं से पैसे मिल जाए, दौलत मिल जाए तो तुम भी शाहपुर बन जाओगे, ये बात तय है। कावस जी ने कहा, तब शायद तुम भी अपने बताए हुए मार्ग पर चलोगी। क्यों? शायद नहीं, बिल्कुल जरूर। ये कहानी थी प्रेमचंद की लिखी हुई जीवन का अभिशाप और मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित है। आपको अच्छी लगी हो उस जमाने की भाषा, उस समय की कहानी, तो कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों को ये कहानी भेजें। चैनल है किस्सा कहानी, सब्सक्राइब करके अपना प्रेम जताएं। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।